गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर। आज है 5 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 5 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं जिनको कवर करेंगे। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है, बहुत अच्छा, ठीक है, और शानदार करंट अफेयर्स आया जिसको कवर करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है दोस्तों, निवेदन बोलो, गुजारिश बोलो, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ना। अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें शेयर करो ताकि क्या है कि नए लोगों तक पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते एक मोटिवेशन कोट के साथ में क्लास को कि हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच भी क्या है कि चमक उठता है। तो आप सभी जिस तरह क्या है कि हीरा रोश अंधेरे के अंदर चमक उठता है, वैसे ही आप इस भीड़ के अंदर, इस कंपटीशन की लाइफ के अंदर आप भी एक हीरे की तरह चमकने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? सबसे पहले तो कार्टून बाबा के बारे में बात करते हैं। कार्टून बाबा क्यों परेशान है? क्योंकि सरकार के द्वारा बजट के अंदर डिजिटल करेंसी की बात की गई है। तो काका के कान में है, जो बाढ़ वगैरह हैं वो खड़े हो चुके हैं कि फिर से नोटबंदी से, क्योंकि नोटबंदी के जो दुख वगैरह है वो काका अभी तक झेल रहा है। क्या है? अभी तक झेल रहा है दोस्तों। तो इसीलिए काका के बाल वगैरह हैं वो खड़े हो चुके हैं नई डिजिटल करेंसी की वजह से कि फिर से नहीं, ये बहाना तो नहीं है। ये काका पूछ रहा है सरकार से कि नोट बदलवाने का फिर से कोई बहाना तो नहीं है ये डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो काका परेशान मत हो, क्योंकि आपकी उम्र वगैरह भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं रही। जब तक करेंसी आएगी तब तक क्या पता, लेकिन क्या पता सर्दी वगैरह चली गई हो तो काका जिंदा रह जाए। नेक्स्ट दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में। क्योंकि हाल ही के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में जो धन्यवाद प्रस्ताव था उसमें कुछ संशोधन वगैरह विपक्ष के द्वारा दिए गए थे, लेकिन उनको नकार के धन्यवाद प्रस्ताव है वो पारित हो चुका है। ये न्यूज़ थी जिसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए एक विशेष संबोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 87 के अंदर भाग 5 के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति विशेष संबोधन करेंगे। कब कब करेंगे भाई? 2 टाइम करेंगे। 2 टाइम करेंगे। कब करें? एक तो लोकसभा का प्रत्येक आम चुनाव की पहले सत्र के अंदर, जैसे नई सरकार बनती है उसका जो पहला सत्र रहता है उसमें संबोधन राष्ट्रपति करेंगे। और प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र, जैसे ही मान लो हर साल क्या है कि नया सत्र स्टार्ट होता है, उसके पहले सत्र के अंदर राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है और उसी को राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। और जैसे ये फिर क्या है कि ये जो अभिभाषण वगैरह रहता है इसमें क्या रहता है कि जो सरकार है उसकी रूपरेखा रहती है कि मेरी सरकार है वो पिछले साल क्या किया था और आने वाले टाइम के अंदर मेरी सरकार क्या करने वाली है, ये राष्ट्रपति के द्वारा संसद के अंदर बताया जाता है। ठीक है, और इसी पे चर्चा की जाती है। इसी पे राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में दोनों सदनों के द्वारा अभिभाषण पे चर्चा की जाती है और फिर क्या है कि राष्ट्रपति के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाता है कि हाँ भाई आपने जो बोला है वो एकदम सही है और हम इसका धन्यवाद करते हैं, मेहरबानी करते हैं। एक तरह का प्रस्ताव पारित होता है। लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है कि भाई किसी को धन्यवाद दे रहे हो तो ये प्रस्ताव वगैरह नहीं दोस्तों। यदि ये प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता है तो इसका मतलब ये रहता है कि सरकार वगैरह है उसका विश्वास मत नहीं रहा है। ठीक है, तो सरकार भी गिरने के चांसेस रहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव की वजह से। ठीक है, तो ये याद रखोगे। अब धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार की हार मानी जाएगी, सरकार के गिरने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से ऐसा लगेगा कि भाई धन्यवाद प्रस्ताव भी यदि पारित नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि सरकार का विश्वास मत नहीं रहा और सरकार के खिलाफ क्या है कि अविश्वास जो प्रस्ताव है वो पारित किया जा सकता है। तो कुछ अन्य तरीके वगैरह भी हैं जिसमें सरकार गिरने के चांस रहते हैं। सबसे पहले धन विधेयक की अस्वीकृति के आधार। धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत है और यदि धन विधेयक सरकार नहीं पारित करवा पाती है तो सरकार क्या की गई, सरकार गई। निंदा प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव है। हालांकि इसके माध्यम से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन ये भी एक तरह का निंदा की जाती है। ये किसी व्यक्ति की जा सकती है, ये पूरी मंत्रिमंडल है उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव है लाया जा सकता है। लेकिन निंदा प्रस्ताव है वो लाने के लिए 50 सदस्यों के क्या होना चाहिए, साइन वगैरह होने चाहिए। फिर सदन के अध्यक्ष वगैरह है उसके द्वारा इसको अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन निंदा प्रस्ताव के लिए पहले कारण बताना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं उसके लिए कारण नहीं बताना पड़ता दोस्तों। आप प्रस्ताव लेके आ सकते हो, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन निंदा प्रस्ताव लाने से पहले आपको कारण बताना पड़ता है। ठीक है, ये अंतर है, याद रखना। स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है,
स्थगन प्रस्ताव मतलब कि भाई पहले किसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, और जो भी कार्रवाई वगैरह चल रही है उसको रोको, हमारी बात पे बात करो। कोई टॉपिक वगैरह, चाहे किसान का मुद्दा हो गया, चाहे कोई और मुद्दा हो गया, कोविड से रिलेटेड हो गया, स्थगन प्रस्ताव लेके आते। तो ये स्थगन प्रस्ताव हो गए, ठीक है। कई अहम मुद्दे पर सरकार वगैरह को गिनाना, प्लस क्या कटौती प्रस्ताव। तो ये कुछ तरीके वगैरह हैं जिसमें सरकार वगैरह है उसको हार वगैरह विपक्ष के द्वारा ट्राई किया जाता है कि कैसे जैसे उनको नीचे गिराएं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, चंद्रयान मिशन 3 के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के बारे में बात करते हैं क्योंकि हाल ही में किसके विभाग के द्वारा, अंतरिक्ष विभाग के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत अगस्त 2022 के अंदर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने वाला है। कब ये लॉन्च करने वाला है? 2022 के अगस्त के अंदर, ठीक है। ये अंतरिक्ष विभाग के द्वारा बोला गया है। अब चंद्रयान 3 मिशन है उसके बारे में बात करते हैं भाई, क्योंकि ये जो मिशन क्यों लेके आए हैं, चंद्रयान जो 3 मिशन है वो 2019 के अंदर चंद्रयान 2 मिशन का उत्तराधिकारी मिशन है। जैसे सरकार द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या था, दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर उतारना। जो चंद्रयान 2 मिशन था जो GSLV मैक 3 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। किसके माध्यम से? मैक 3, GSLV मैक 3 के माध्यम से चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, जो 2019 में तकनीकी खराबी की वजह से क्या है कि विक्रम जो रोवर था, ठीक है, उसमें क्या है कि खराबी की वजह से क्या है कि वो क्रैश हो गया था। इसलिए उसी मिशन के उत्तराधिकारी के तौर पे चंद्रयान 3 मिशन है वो स्टार्ट किया गया है। और इस मिशन का जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके अंदर कुछ अलग होगा। क्या होगा भाई? इसमें एक ऑर्बिटर होगा, एक लैंडिंग मॉड्यूल होगा। हालांकि इस ऑर्बिटर का जो संचालन है वो चंद्रयान 2 जैसे वैज्ञानिक उपकरणों से सुयोजित नहीं किया जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन था उसमें रोवर भी था, लैंडर भी था, प्लस क्या है कि ऑर्बिटर भी था। ये 3 चीज़ थी। लेकिन इसमें क्या है कि रोवर वगैरह कुछ नहीं है, ये भी याद रखना। रोवर वगैरह कुछ नहीं है, बस एक लैंडिंग मॉड्यूल वगैरह है। उसमें भी इतने ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरण वगैरह नहीं लॉन्च किए गए, ठीक है। ये भी याद रखोगे। इसका कार्य क्या है भाई? चंद्रयान 3 मिशन है उसका कार्य ये है कि केवल लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने और उसकी कक्षा की लैंडिंग की निगरानी करने और लैंडर और क्या कि जो पृथ्वी का स्टेशन है उसके बीच में संचार प्रदान करने तक ही ये चंद्रयान 3 मिशन है वो सीमित रहने वाला है। तो ये इतना सा है, ठीक है। ये इसके चंद्रयान मिशन के बारे में थे। ये टाइप ऑफ ऑर्बिट है, टाइप ऑफ ऑर्बिट है, ये याद रखना दोस्तों, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये पोलर ऑर्बिट है। पोलर ऑर्बिट ये रहती है दोस्तों, पोलर ऑर्बिट जो ध्रुवीय कक्षा के रूप में कहा जाता है, वो 200 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर के बीच में रहती है पोलर ऑर्बिट, ठीक है। जिसमें PSLV के माध्यम से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके माध्यम से इस पर उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं, ठीक है। ये इसके साथ में क्या है कि एक सन सिंक्रोनस जो 600 से 800 किलोमीटर ऊंचाई पे रहती है वायुमंडल के अंदर, सन सिंक्रोनस क्या है कि ऑर्बिट रहती है जो SSO ऑर्बिट बोलते हैं। ये भी याद रखो कि ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जो 35,800 किलोमीटर, जो पृथ्वी जिस दिशा के अंदर डायरेक्ट पश्चिम से पूर्व दिशा के अंदर परिक्रमा करती है उसी दिशा के अंदर क्या है कि उपग्रह वगैरह जो भी सैटेलाइट वगैरह है वो इस ऑर्बिट के अंदर छोड़ा जाता है। GSO ऑर्बिट होगी जो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है, जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। और इसके अंदर क्या रहता है, कोई भी उपग्रह वगैरह लेके आते हो वो स्थायी रहता है। जैसे पृथ्वी परिक्रमा करती है, परिभ्रमण करती है, वैसे ही वो परिक्रमा करता रहता है। तो एक तरह का स्थायी उपग्रह रहता है। लेकिन भाई स्थायी उपग्रह वगैरह क्या काम आते हैं? वो संचार वगैरह के लिए काम आते हैं, ठीक है। जितने भी हैवी सैटेलाइट वगैरह हैं वो इसी कक्षा के अंदर छोड़ा जाता है और इसीलिए GSLV लाया गया था। किसको? GSLV जो लॉन्च व्हीकल है वो यहाँ पे 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे क्या यहीं पे चंद्रयान मिशन वगैरह है वो लॉन्च किया गया था, ये याद रखोगे। जबकि क्या है कि जो पोलर ऑर्बिट वगैरह है जहाँ पे क्या है कि कोई भी स्थायी वगैरह नहीं रहते, ठीक है। वो जैसा क्या है कि तो ये सर्विलेंस वगैरह के लिए काम आता है। स्थायी मतलब ये रह गया कि भारत के ऊपर फिक्स कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे। साथ में क्या है कि पृथ्वी की परिक्रमा के साथ में वो नहीं घूमते, क्योंकि वो क्या है कि किस दिशा के अंदर रहते हैं, वो उत्तर दक्षिण के अंदर उनको स्थापित किया जाता है और भारत की जो टोपोग्राफी है उस पर फिक्स कर देते हैं, ताकि क्या है कि सर्विलेंस वगैरह हो गया, मैपिंग वगैरह हो गया, इन चीज़ों के अंदर वो काम आता है, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्बिट के बारे में बताया। नेक्स्ट दोस्तों, सेफ्रोन बाउल प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। सेफ्रोन यानी केसर की खेती से संबंधित है और क्यों न्यूज के अंदर है कि केसर बाउल परियोजना है उसके अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच के द्वारा केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कुछ स्थानों की पहचान की है।
अरुणाचल प्रदेश हो गया और मेघालय है, वहाँ पे केसर की खेती है, उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ स्थान इंपॉर्टेंट वगैरह की लोकेशंस है, भूमि वगैरह है, उसकी पहचान की है। किसके द्वारा, ये मायने नहीं रखता। आप याद रखो कि केसर बाउल परियोजना है वो किससे संबंधित है और ये कहाँ कहाँ प्रयास हो रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि केसर जो मुख्य रूप से कहाँ पे प्रचलित है, जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे केसर का नाम आता है अपने को जम्मू कश्मीर याद आता है। जम्मू कश्मीर का जो पंपोर क्षेत्र है, बरमाड़ा क्षेत्र जिला वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पे केसर की खेती होती है। सीमित रूप से जम्मू कश्मीर तक ही केसर की खेती सीमित है और सरकार के द्वारा ये प्रयास हो रहे हैं कि केसर को क्या है कि अन्य जगह पे भी क्या है कि इसका उत्पादन वगैरह किया जाए। क्यों भाई, क्योंकि भारत में प्रतिवर्ष 6 से 7 टन केसर की खेती होती है, लेकिन डिमांड कितनी है, 100 टन की। ये इतना डिफरेंस वगैरह है, केसर की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि 100 टन डिमांड रहती है भारत के अंदर, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है, 6 से 7 टन। और इसीलिए केसर बाउल परियोजना है वो शुरू की गई थी। प्राचीन संस्कृत साहित्य है, उसमें केसर को बहुकम के नाम से जाना जाता था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में बहुकम के नाम से। और केसर की खेती के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी होती है दोस्तों, केरवा मिट्टी, ये केसर के लिए रहती है स्पेशल, ठीक है। केरवा क्षेत्र है, वहाँ पे खेती वगैरह की जाती है। भारत के अंदर पंपोर जो जिला है आमतौर पे कश्मीर के केसर के कटोरे के नाम से जाना जाता है। केसर के कटोरे के रूप में किसको जाना जाता है, पंपोर क्षेत्र है, ठीक है, जो केसर उत्पादन का मुख्य योगदान करता है। और कश्मीर का ये पंपोर क्षेत्र है, भारत में विश्व स्तर का महत्वपूर्ण कृषि प्रणालियों की मान्यता प्राप्त स्थलों में से है। भारत के अंदर तीन ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है। एक तो उड़ीसा के अंदर है, एक केरल का जो क्षेत्र है जहाँ पे चावल की खेती है वो समुद्र तल के नीचे से भी नीचे होती है, एक पंपोर क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र हैं वो विश्व स्तर के महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थलों के अंदर शामिल किया गया है। और ये कृषि विरासत स्थल किसके हैं भाई, यूनेस्को के द्वारा कृषि विरासत प्रणालियों वगैरह को, स्थलों वगैरह की पहचान करता है। और पंपोर भी उन्हीं में से एक है, याद रखना दोस्तों। और हाल ही के अंदर केसर को जीआई टैग भी प्रदान किया गया। कश्मीरी जो केसर है उसको जीआई टैग है वो हाल ही के अंदर प्रदान किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थे। नेक्स्ट दोस्तों, दार्शनिक संत रामानुजाचार्य के बारे में बात करते हैं। रामानुजाचार्य है उनके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा 5 फरवरी को कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर रामानुजाचार्य है, उनकी विशाल प्रतिमा जिसका नाम क्या होगा, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता की मूर्ति है, वो हैदराबाद के अंदर स्थापित की गई थी, जिसकी 5 फरवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन होने वाला है। और ये 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। कितनी फीट, 216, जो पंच लोह धातुओं से बनी है, 5 धातुओं से बनी हुई ये 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, याद रखोगे। और इस बैठी हुई मुद्रा के अंदर धातु दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। इतनी फीट ऊंचाई के अंदर जैसे मौन साधना के रूप में रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जिसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है, समानता की मूर्ति। और ये जो संत हैं, दार्शनिक संत है, वो 1017 के अंदर तमिलनाडु के यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक है, ठीक है। 1017 के अंदर इनका जन्म हुआ था, रामानुजाचार्य, ये भी आप याद रखोगे। इनके द्वारा एक विशिष्टा द्वैतवाद वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा, विशिष्टा द्वैतवाद। शंकराचार्य के द्वारा किसका, अद्वैतवाद का या द्वैतवाद का, शंकराचार्य के द्वारा, वल्लभाचार्य के द्वारा द्वैतवाद का किया गया था, ठीक है। तो कुछ ऐसे दार्शनिक वेदांत दर्शन वगैरह थे जो विभिन्न संतों के द्वारा दिए गए थे। उनमें से विशिष्टा द्वैतवाद जो वेदांत दर्शन है वो रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया था, याद रखना। इनको इलाया पेरुमल के नाम से जाना जाता था। रामानुजाचार्य है, उनको इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म तमिलनाडु के अंदर हो। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूजीलैंड का बल्लेबाज है डेरिल मिशेल है, उसको आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड है उससे सम्मानित करने की घोषणा की है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। इससे पहले भारतीय कप्तान, जो पूर्व कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी है, उनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड, ये 2021 के अंदर इनको दिया गया था, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड, ठीक है। कप्तान साहब, पूर्व कप्तान साहब को दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस के बारे में बात करते हैं, जो 4 फरवरी को विश्व के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ने के, जागरूकता पैदा करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है। आप याद रखना, ये 2000 के अंदर स्टार्ट हुआ था मनाना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक पेरिस चार्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस चार्टर है वो याद रखना दोस्तों, किससे संबंधित है, कैंसर से संबंधित है। पेरिस चार्टर 2000 के अंदर अपनाया गया था, उसमें
कैंसर के खिलाफ रोकना और अनुसंधान वगैरह बढ़ाने के लिए इस तरह का एक चार्टर वगैरह अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जीएस श्रीनिवास मूर्ति है, जिनको हैदराबाद के अंदर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है उसका निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखोगे डीआरडीओ की जो रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, उसका वो कहाँ पे, हैदराबाद के अंदर। इसका निर्देशक वगैरह है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला एक साईं दीपक के द्वारा अपनी एक बुक वगैरह है उसको प्रकाशित किया है, इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियल सिटी, सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियल के बारे में, औपनिवेशिक के बारे में बताया, फिर सिविलाइजेशन के बारे में बताया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ये साईं दीपक की एक पुस्तक है जो लॉन्च होने वाली। नेक्स्ट दोस्तों, आयुष्मान के द्वारा हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर अरावली जैव विविधता पार्क है, उसको भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो किसके द्वारा, आयुष्मान के अंतर्राष्ट्रीय जो आयुष्मान है उसके द्वारा कहाँ पे, गुरुग्राम के अंदर अरावली जैव विविधता पार्क है, उसको अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय यानी OECM साइट घोषित किया गया है। ये भारत की पहली साइट है। इस हिसाब से आयुष्मान जो भारतीय विज्ञान संस्थान है उसने बेंगलोर ने भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा ये एक सुपर कंप्यूटर है जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के द्वारा स्थापित किया गया है, वहाँ पे चालू वगैरह किया गया है। तो परम प्रवेगा ये याद रखना। सुपर कंप्यूटर जो मिशन वगैरह है वो भी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और उसी के तहत जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है उसके अंदर सुपर कंप्यूटर वगैरह है वो स्थापित करने की बात की गई थी और यहाँ पे एक परम प्रवेगा नाम से स्थापित किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी है भाई, सुपर कंप्यूटिंग की क्षमता कितनी है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। एक पेटाफ्लॉप्स के अंदर कितना होता है, 1015 ऑपरेशन प्रति सेकेंड, ऑपरेशन प्रति सेकेंड क्या है कि इसकी स्पीड रहती है। तो 3.3 पेटाफ्लॉप्स है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि यूएसए के, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका 2021 के अंदर 112 बिलियन डॉलर के साथ में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है। शीर्ष भागीदार जिसके साथ में कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग वगैरह हुई है एक साल के अंदर, तो 112 बिलियन डॉलर है वो द्विपक्षीय व्यापार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। और इसी के चलते भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश के रूप में कौन सा है, तो यूएसए, याद रखोगे। सेकंड नंबर पे चाइना है जिसके साथ 110 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है, ये याद रखोगे। 2020 के अंदर चाइना था, 2020 के अंदर चाइना था दोस्तों, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों, रवि मित्तल के द्वारा, रवि मित्तल है उनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है। IBBI है उसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया, रवि मित्तल को। 4 फरवरी को दुनिया भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है, वो भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी आप याद रख सकते हो, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, एक आकाश कंसल के द्वारा एक और बुक है जिसको याद रख सकते हो, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये याद रख सकते हो, बजट के अंदर, बजट 2022 और 23 के अंदर सरकार के द्वारा जो सरकार की जो भूमि रहती है और अन्य जो प्रमुख संपत्तियां वगैरह है उसका मोनेटाइजेशन करने के लिए यानी मुद्रीकरण करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम है उसकी स्थापित करने की बात की गई है। ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह है उसमें भी बोला गया था कि सरकार की जो सरकारी भूमि है और अन्य जो गैर प्रमुख संपत्तियां हैं जो जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सरकार के लिए, उनका मोनेटाइजेशन करना है और उसी मोनेटाइजेशन के लिए एक राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम है उसकी स्थापना सरकार के द्वारा की जाएगी। अब जल्दी जल्दी 5 करंट अफेयर्स के क्विज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, निम्न में से किस भारतीय स्टार को प्रतिष्ठित लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार है उसमें ब्रेक थ्रू पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अभी मिला नहीं है लेकिन ब्रेक थ्रू पुरस्कार है उसके लिए नामांकित किया गया है। ये भारतीय जो तीसरे एथलीट है जिनको इसके लिए नामांकित किया गया है, ये नीरज चोपड़ा साहब हैं जिनको टोक्यो के अंदर गोल्ड मेडल मिला था एथलेटिक्स के अंदर। अगला, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मदन मोहन
त्रिपाठी हैं जिनको नियुक्त किया गया है। अगला, सरकार ने बजट सत्र 2021-22 के अंदर क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय है उस पर कितने % टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों 30%, एक तरह का भारत के अंदर क्रिप्टो करेंसी है उसका भविष्य वगैरह है उसको एंड कर दिया है और आरबीआई की नई डिजिटल करेंसी है वो लॉन्च होने वाली है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन पे 1% टैक्स रहेगा, प्लस क्या है कि जितनी जो आपकी आय वगैरह है क्रिप्टो करेंसी से उस पर 30% टैक्स है उसका प्रावधान किया गया है। अगला, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने देश भर के अंदर शहरी गैस ढांचे को विकसित करने के लिए अगले 8 सालों के अंदर कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की गई है। तो 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा है वो अडानी टोटल के द्वारा की गई है। ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी जिनको डिस्कस किया। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, नया चैनल है, आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन करेगा बताओ। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।